दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मानव श्वसन अंग पढ़े। हमने नासिका, मुख गुहा और श्वास नली और स्वर यंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अगला श्वसन अंग पढ़ेंगे, फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टाइटल है फेफड़े। लंग्स। हम मानव फेफड़ों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, फेफड़ों का अध्ययन करना पल्मोनोलॉजी कहलाता है। पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। और मानव फेफड़ों का वजन, अगर अपन वजन की बात करें तो मानव फेफड़ों का वजन होगा 1.3 किलोग्राम, यानी 1300 ग्राम। दोस्तों, फेफड़े मानव के मुख्य श्वसन अंग होते हैं। फेफड़े मानव के मुख्य श्वसन अंग होते हैं। यानी दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अगर हमारा नाक और मुंह बंद कर दिया जाए और यहाँ ट्रेकिया में छेद कर दिया जाए, तब भी हम श्वसन कर सकते हैं। यानी हमारे जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन से हैं? फेफड़े। यानी अगर आपको पूछा जाए कि आप श्वास किससे ग्रहण करते हैं और किसके द्वारा लेते हैं, यानी आप श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो आप श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। यानी आपका जो श्वसन अंग है वो कौन सा है? फेफड़े है, ना कि नाक और मुंह है। अगर आपके नाक और मुंह को हटा भी दे तो भी आप श्वसन कर सकते हैं, क्योंकि श्वसन कौन करता है? फेफड़े। अब दोस्तों, जो मानव फेफड़े होते हैं, फेफड़े गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। अगर अपन मानव में संख्या की बात करें, यानी मानव में फेफड़े कितने होते हैं, तो मानव में दो फेफड़े होते हैं। एक तो होता है दायां फेफड़ा, एक होता है बायां फेफड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? तो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों, जो दायां फेफड़ा है वो क्या होता है? बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। यानी जो अपना दायां फेफड़ा है, ये वाला फेफड़ा इस फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब बड़ा है तो इसमें कॉस्ट भी ज्यादा होंगे। तो दायां फेफड़े में दायां फेफड़े में तीन खंड तथा बायां फेफड़ा में दो खंड पाए जाते हैं। यानी दायां फेफड़े में तो कितने होते हैं? तीन खंड, तथा बायां फेफड़े में दो खंड। अब अगर दायां फेफड़े में तीन खंड है तो इसका थोड़ा वजन भी क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। यानी दोनों फेफड़ों का कुल वजन होता है 1.3 किलोग्राम, यानी 1300 ग्राम। और दायां फेफड़ा क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है और इसके अंदर तीन खंड होते हैं और ये थोड़ा भारी होता है। जबकि बायां फेफड़ा क्या होता है? दो खंड होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? फेफड़े स्पंजी होते हैं।
स्पंजी होते हैं, यानी ये गहरे गुलाबी रंग के और स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब आपने स्पंज देखा होगा जिसके अंदर क्या होता है, वायु भरी रहती है। उसी प्रकार फेफड़े भी क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं, यानी इनके अंदर भी क्या होता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब फेफड़ों के अंदर जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, है ना, यानी जो खाली स्थान पाए जाते हैं उनको एल्वियोली बोलते हैं। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले इनके जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, इनका सुरक्षात्मक आवरण होता है, फेफड़ों पर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे प्लूरस झिल्ली कहते हैं। प्लूरस झिल्ली यानी फेफड़ों के ऊपर जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, सुरक्षात्मक आवरण का मतलब है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है वो है प्लूरस झिल्ली। प्लूरस झिल्ली क्या करती है, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी इसका मुख्य कार्य, अगर बात करें कार्य की, तो इसका कार्य क्या होगा, फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। यानी जो प्लूरस झिल्ली है वो क्या करेगी, फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करेगी। यानी मान लो यहाँ पे मैं मार रहा हूं तो जो फेफड़े हैं उनकी सुरक्षा पहले तो पसलियां करती है। अब पसलियों के अंदर भी अगर मान लो कि आघात पहुंचता है तो इनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, प्लूरस झिल्ली, जो क्या करती है, बाहरी आघातों से इनकी सुरक्षा करती है। अब हमने देखो पिछले पार्ट में श्वास नली पढ़ा था, यानी जो श्वास नली थी वो अपने इस प्रकार की थी, ट्रैकिया, है ना, इसके अंदर उपास्थि वलय भी थे, ठीक है। अब आगे चल के क्या हुआ, ये दो हिस्सों में बट गई, ठीक है, ये इस प्रकार, यानी इनको अपन ने बोला श्वसनी, ठीक है, श्वसनी ब्रोंकाई बोला था। अब आगे जब ये श्वसनी क्या होती है, आगे चल के छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, इनको अपन ने ब्रोंक्योल्स यानी श्वसनिका पढ़ा। यानी ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती है, ये इस प्रकार की संरचना है ब्रोंक्योल्स। अब दोस्तों ये फेफड़े यहीं से शुरू होते हैं, यानी ये इस प्रकार का एक फेफड़ा हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया दूसरा फेफड़ा, ठीक है, यानी ये। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये आगे चल के छोटी छोटी संरचनाएं बनाती है कुपिकाओं जैसी, इनको बोलते हैं एल्वियोली, है ना, जहां पे ये समाप्त होती है, बहुत सारी एल्वियोली होती है। अब यानी पूरा फेफड़ा क्या होता है, एल्वियोली से भरा रहता है, ये इस प्रकार पूरे फेफड़े में। तो जो ये श्वास नली थी ये श्वसनी में बढ़ती है, यानी ब्रोंकाई में बढ़ती है, और ब्रोंकाई क्या करती है, श्वसनिकाओं में बढ़ती है, यानी ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। अब ये ब्रोंक्यूल्स आगे चल के किसका निर्माण करती है, एल्वियोली का। अब अपन बात करते हैं फेफड़ों के अंदर रिक्त स्थान होता है दोस्तों, फेफड़ों में रिक्त स्थान पाया जाता है जो छोटे गुब्बारे समान संरचना होती है, जो छोटे गुब्बारे समान संरचना होती है, इसे एल्वियोली, इसे एल्वियोली कहते हैं। यानी जो फेफड़े हैं, फेफड़े ना श्वसनिका फेफड़ों के अंदर ही होती है। अब श्वसनिका क्या करती है, आगे चल के छोटे छोटे गुब्बारे समान संरचना बनाती है, यानी कुपिका, जो कुपिका का निर्माण करती है। फेफड़ों में रिक्त स्थान पाया जाता है जो छोटे गुब्बारे समान संरचना होती है, इसे एल्वियोली कहते हैं। यानी एल्वियोली क्या है, एक गुब्बारे समान संरचना है छोटी, जो क्या करती है, फेफड़ों के अंदर रिक्त स्थान बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हम आगे एल्वियोली के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जो फेफड़ों के अंदर रिक्त स्थान था उसको अपन ने एल्वियोली बोला था। एल्वियोली की संख्या ये फेफड़े में लगभग 30 करोड़ होती है,
30 करोड़ एल्वियोली क्या करती है, फेफड़ों में फैली हुई रहती है। यानी जो फेफड़े हैं वो क्या हुआ, श्वसनिकाओं मतलब है ना, श्वसनी किस में बटी, श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं के पीछे जो हिस्सा है वो क्या है, एल्वियोली, यानी जो कुपिका समान संरचना है, वायुकोष्ठ बोल सकते हैं इनको। इनकी संख्या होती है 30 करोड़ के लगभग। अब एल्वियोली द्वारा ही वायु का आदान प्रदान यानी विनिमय, इसको विनिमय बोल सकते हैं, गैसों का विनिमय, आदान प्रदान होता है। यानी जो वायु भरेगी वो किसके अंदर भरेगी, एल्वियोलियों के अंदर भरेगी। तो एल्वियोलियो द्वारा ही क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। यानी जो गैसों का विनिमय है वो किसके द्वारा होता है, एल्वियोली के द्वारा। अब अपन बात करते हैं कि कितना आयतन, यानी ये कितनी वायु स्टोर करके रख सकते हैं। तो फेफड़ों का कुल आयतन, फेफड़ों का कुल आयतन होता है 5800 मिलीलीटर। यानी 5800 मिलीलीटर क्या है, फेफड़ों का कुल आयतन है। यानी ये कुल वायु स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर अपन ज्वारीय आयतन की बात करें, फेफड़ों का ज्वारीय आयतन, तो ये है 500 मिलीलीटर। ज्वारीय आयतन दोस्तों, जैसे निःश्वसन के अंदर आप क्या कर रहे हो, श्वास को ग्रहण कर रहे हो, और या निःश्वसन में श्वास को छोड़ रहे हो, जितनी श्वास ले रहे हो और जितनी छोड़ रहे हो उसका आयतन होता है 500 मिलीलीटर। यानी जो शेष बची वायु होती है वो होती है ज्वारीय आयतन, इसी को कहते हैं। यानी निःश्वसन में जितनी वायु ग्रहण की है ना, और निःश्वसन में जितनी वायु आपने छोड़ी वो है 500 मिलीलीटर आयतन। अब अपन बात करते हैं मांसपेशीय श्वसन अंग, यानी जो आपके है डायफ्राम, यानी मांसपेशीय श्वसन अंग, यह मांसपेशीय ये मांसपेशीय श्वसन अंग है। यानी केवल और केवल एक मांसपेशीय जैसी संरचना है, यानी मांसल संरचना है जो क्या करती है ना, फेफड़ों को सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है। मांसपेशीय श्वसन अंग है। अब इसकी बात करें तो देखो, निःश्वसन में निःश्वसन यानी इनहेलेशन, इनहेलेशन जब वायु ग्रहण की जाती है तो यह नीचे की ओर गति करता है, तथा निःश्वसन एक्सहेलेशन में वायु छोड़ी जाती है तो यह ऊपर की ओर गति करता है। यानी जो एल्वियोली की संख्या थी 30 करोड़, अब क्या होता है, ये 30 करोड़ एल्वियोली, यानी जब हम श्वास लेते हैं तब ये
वायु से भर जाती है। यानी जो फेफड़ों का आयतन है, यानी आप जो ये फेफड़ों का आयतन पढ़ रहे हो, ये किसके कारण फैलता और सिकुड़ता है? एल्वियोली के कारण ही। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे एक नया, फेफड़ों का आयतन एल्वियोली के कारण ही बढ़ता व घटता है। यानी जो फेफड़ों का जो आयतन था वो किसके कारण बढ़ेगा? एल्वियोली के कारण ही बढ़ेगा और एल्वियोली के कारण ही घटेगा। यानी जब हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं ऐसे, तो फेफड़े क्या होते हैं? फूल जाते हैं और जो एल्वियोली है वो वायु से भर जाती है। और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। क्यों? क्योंकि फेफड़े क्या करते हैं? जगह रोकते हैं और उनका आयतन बढ़ता है, तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर गति करता है। लेकिन हम जब वापस क्या करते हैं? श्वास को वापस छोड़ते हैं, तब जो फेफड़ों का आकार है वो क्या करता है? सिकुड़ता है, यानी घटता है। आयतन घटेगा तो क्या होगा? डायफ्राम वापस ऊपर की ओर गति करेगा। तो दोस्तों आज हमारा श्वसन तंत्र समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में मानव के श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।